अच्छा, तो नेक्स्ट जो है हम लेट्स से अगर रेडिएशन जो है उसका सोर्स क्या है, जो है जन काज एंड इफेक्ट की बात करें तो काज जन क्या है रेडिएशन का जो है, तो मेन जो आपके पास रेडिएशन जो है उसको हम कह सकते हैं एक डिस्टर्बेंस है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो है, जो कि प्रोपेगेट करती है सोर्स से जो है, उस डिस्टर्बेंस या रेडिएशन जो क्रिएट होती है जो है उसका सोर्स जो है वो आपके पास टाइम वेरिइंग करंट है जो है। ठीक है, तो टाइम वेरिइंग करंट्स हैं जो है वो बेसिकली जो है जब उनको वो एक्सपोज होते हैं सम अंडर ओपन स्पेस जो है, तो फिर आपके पास रेडिएशन होती है। तो लेट्स से अगर आपके पास टाइम वेरिइंग फील्ड है जो है, तो अगर आपका टाइम वेरिइंग फील्ड है तो उससे आपके पास एक सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा मैक्सवेल इक्वेशन से, और टाइम वेरिइंग जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है फिर टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो है, और फिर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो की पॉइंट ये है कि आपके पास एक टाइम वेरिएंट करंट जो है वो सोर्सेज हैं आपके पास जो है वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है फील्ड जो है, लेकिन अब लेकिन वो रेडिएट तब होंगे जो है, रेडिएशन तब होगी जब उनको कोई ओपन रीजन मिलेगा जो है यहाँ पे जो है। अगर ऑब्वियसली अगर ये क्लोज रीजन होता जो है यहाँ पे जो है फिर टाइम वेरिंग फील्ड रेडिएशन नहीं कर सकते जो है। तो ओपन रीजन अगर जो है पे एक्सपोज होंगे जब वो जो है, तो फिर टाइम वेरिइंग करंट्स जो है ऐसा स्ट्रक्चर हो तो वो फिर जो है फिर एंटीना के तौर पे एक्ट करता है। अच्छा, फंडामेंटली अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना तो वो हमें जो है एक्सेलरेटेड डिसलेटेड चार्जेस जो है वो बेसिकली सोर्स ऑफ रेडिएशन होते हैं जो है। तो टाइम वेरिइंग करंट अगर जब बात करें अगर हम जो है उसमें एक पॉसिबिलिटी है चार्ज एक्सेलरेशन डिसलेशन की जो है टाइम वेरिइंग करंट जो है, इसको इस स्लाइड में उन्होंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कहा हुआ जो है, या सिंपली आप जो है इसको टाइम वेरिइंग करंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो है आपके रेडिएशन की जो है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और पॉसिबिलिटी जिससे ये एक्सेलरेटेड डिसलेटेड चार्जेस क्रिएट होते हैं जो है, अगर आपको एक वायर है जो है लेट्स उसको बेंड किया गया जो है यहाँ पे, जैसे ये बेंड है जो है, यहाँ पे कोई और डिसकंटिन्यूटी है जो है आपके पास उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट्स से चेंज हो रहा है जो है। ठीक है, तो उस उन केसेस में जो है आपके पास जो है जहाँ पे ये चार्ज एक्सेलरेशन डिसलेशन हो सकती है हाई फ्रिक्वेंसी पे, तो एज अ रिजल्ट जो है यहाँ से भी जो है रेडिएशन हो सकती है, जो बेंड है या फिर आपके पास ये डिसकंटिन्यूटीज हैं जो है। तो ये जो है बाज़ औक़ात जो है फिर डिजायर्ड होती हैं और बाज़ औक़ात अनडिजायर्ड होती हैं जो है। जैसे अगर मैं वो माइक पीछे वाला केस कंसीडर करूँ माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन पैच एंटीना का जो है, उसके साथ मैंने एक ट्रांसमिशन लाइन लगाई थी 50 ओम की जो है। और लेकिन उसके साथ चूँकि मैचिंग करनी थी मैंने, तो एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ा था मुझे। ठीक है, ये था जो है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें जो है, तो यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी आई है, यानी स्मॉलर से वाइडर आपके पास लाइन हुई है जो है, यहाँ भी वही हो रहा है जो है। तो यहाँ पे जो है अनडिजायरेबली हमारा डिजायर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ से सम इट इज अ सम सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है। ठीक है, ये जो है इस तरह की फिर जो बैंड और डिसकंटिन्यूटीज होती हैं जो है इसीलिए जब हाई फ्रिक्वेंसी पे अगर आपने लेट्स से कभी हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट डिजाइन किया कभी जो है, उसमें जो है इस तरह शार्प बैंड नहीं बनाया जाता जो है। ये जो है ये इतना यानी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे ये रेडिएशन का सोर्स होता है जो, तो उसमें फिर क्या करते हैं हम जो है कि शार्प बैंड के बजाय उसमें जैसे ये करते हैं जो है, ठीक है, शैम्फर कर देते हैं उसे जो है। तो उसका फायदा ये होता है कि फिर जो है जो ये रेडिएशन जो है ये जो आपके पास यहाँ पे हो रही थी जो है वो कम होती है। तो ये डिसकंटिन्यूटी जो है आपके पास जो है ये बेसिकली ये भी एक सोर्स एक्सेलरेटेड डिसलेटेड चार्जेस क्रिएट करती हैं जो है, ये भी सोर्स ऑफ रेडिएशन है। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक समरी यहाँ पे मौजूद है जो है, अगर चार्ज इज नॉट मूविंग, ठीक है, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा जो है इसका मतलब है करंट जीरो है जो है, इसका मतलब है नो रेडिएशन जो है। ठीक है जी, अगर चार्ज मूव कर रहा है जो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो है, तो उसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है जो है, ये कौन सा करंट है जो एक्सेलरेशन की है। ठीक है, ये वैसे डीसी करंट है सिंपल जो है ना, जो डीसी करंट है जैसे आपके पास 5 वोल्ट 10 वोल्ट का डीसी डीसी करंट है जो है, सॉरी करंट है तो फिर वो जो है कुछ एम्पेयर में होगा, अलग से फिक्स यानी डीसी करंट जो है, तो वो बेसिक उससे भी कोई रेडिएशन नहीं होती है। चार्ज अगर स्टैटिक है जो है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी में जैसे था जो है, वहाँ पे हम उसका सोर्स हम कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सोर्स क्या था,
आपके पास स्टैटिक चार्जेस थे, उससे रेडिएशन लेकर नहीं हो सकती। मैग्नेटोस्टैटिक में हमने कहा था कि उसका सोर्स क्या थे, डीसी करंट्स होते थे, उससे भी अगर रेडिएशन नहीं हो सकती है। रेडिएशन के लिए जो चीज चाहिए इंपॉर्टेंट, वो आपके पास टाइम वेरिंग करंट्स चाहिए आपके पास, या इसके इधर उन्होंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हुआ जाए, या अगर बहुत स्पेसिफिकली कहें हम एक्सेलरेटेड डिसलेटेड चार्जेस का, तो अगर चार्ज मूव नहीं कर रहे जो है, नो रेडिएशन, चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगेन नो रेडिएशन, एंड चार्ज आर एक्सेलरेटेड डिसलेटेड जो है अगर चार्जेस हैं, तो फिर आपके पास जो उसके दो आपके मैकेनिज्म हो सकते हैं, टाइम वेरिंग करंट्स, या फिर आपके पास कोई बैंड हो जाए, कर्वेचर हो जाए, जैसे यहाँ पे शो हुआ है जो है, तो वो फिर उससे रेडिएशन अकर होगी। अच्छा, इंट्यूटिवली अगर आप रेडिएशन के फिनोमेना को समझना चाहिए जो है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जो है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक फील्ड समझे जो है। अच्छा, अगर हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जो है, ये जो है आपके पास ये सोर्स है जो है, ठीक है जो है, ये जो है इतना पोर्शन जो है ये सोर्स है जो है, यहाँ से जो है ये इतना पोर्शन जो है ये ट्रांसमिशन लाइन है जो है, ये लेट्स से अज्यूम करें कि ये एंटीना का पोर्शन है, तो ये जो वेव्स हैं जो है ये रेडिएट कर दिए जो है फ्री स्पेस में जो है। अच्छा, तो अगर आप सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के कंसिडर करें जो है, तो आपके पास वहाँ पे साइनोसाइडल वेरिएशन होगी जो है, ठीक है, यहाँ पे से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा जो है, फिर आपके पास करंट जो है, इससे आप जो है 1 to 1 इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जैसे यहाँ मैक्सिमा है जो है, और यहाँ में ये जो मिनिमा है जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडली वेरी कर रही है। अच्छा, फिर क्या होगा है कि अगर आप जब एंटीना पे आते हैं जो है, जैसे एक हॉर्न एंटीना टाइप की एग्जांपल है ये जो है, तो आपके पास फील्ड ऐसा ऐसा कर्व होना शुरू होता है, ऐसा ऐसा कर्व होके जो है इवेंचुअली जो है ये डिटैच हो जाता है जो है, एक सर्कुलर फॉर्म में जो है, एक सर्कल की फॉर्म में जो है आपका डिटैच होके रेडिएटेड फील्ड बनता है। अच्छा, ये कोई विजुअलाइज कर सकते हैं हम कि ये डिटैच कैसे हुआ जो है एंटीना से जो है, और ये सर्कल क्यों बन गया जो है, यानी पहले तो ये लाइंस थी ना सिंपल, जैसे ये थी, और अब जैसे जैसे कोई एक लाइन मैं कंसिडर करूं तो ये एक सर्कल सा बन गया जो, या क्लोज पाथ, या सर्कल नहीं करना चाहिए, शायद क्लोज पाथ कहना चाहिए जो। क्या रीजन है जो, अच्छा उसको समझने के लिए जो है, जैसे एक एनालॉजी लेते हैं जो है, जो ऑसिलेटिंग चार्ज की एनालॉजी है। अच्छा, कंसिडर करें कि जो है आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जो है, और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ ड्रा किया गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अच्छा, और अज्यूम करें कि ये चार्ज जो है ऑसिलेट कर रहा है, तो एक सिर्फ टाइम पे से या टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे जो है, फिर टी इज इक्वल टू T/4 पे जो है, जैसे ये प्लस और माइनस आपके जुड़ जाते हैं जो है, और फिर टी, ये टी इज इक्वल टू T/4 है जो है, और टी इज इक्वल टू T/2 के लिए पे जो है, प्लस से हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाता है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहे हैं जो है, ये इधर जो है आपके पास इस तरह। अच्छा, कोई एक लाइन अगर हम कंसिडर करें जो है, कोई एक लाइन टी इज इक्वल टू 0 पे कंसिडर की हुई जो है, एक लाइन जहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होगी, कि ये जैसे यहाँ पे। अच्छा, फिर ये टी इज इक्वल टू 0 पे सिनेरियो है, टी इज इक्वल टू T/4 पे क्या होगा जो है, ये जो है ये चार्ज इधर मूव करेगा और ये चार्ज इधर मूव कर रहा है जो है, आपके पास जो है जब ये मूव करेंगे जो है, तो ये जो लाइन है जो है, ये जो है ये आपस में जो है आपके पास ये भी क्लोज होती जाएगी जो है, ये सिनेरियो देखें जो है, ये जब बिल्कुल आपस में क्लोज इन हो के जो है, ये सिनेरियो है जो है, यही लाइन जो है फिर शायद जो है इस तरह करके कुछ बन रही होगी, इस तरह करके जैसे यहाँ पे शो हुई है। और फिर क्या होगा जो है, और जब ये इस तरह जब ये यानी असलेट होकर बिल्कुल यानी एक दूसरे न्यूट्रल हो जाएंगे जो है, उस वक्त जो है ये आपके पास क्लोज पाथ बन जाएगा जो है, ये क्लोज पाथ बन के आपके पास एक लाइन डिटैच हो जाएगी जो है। और उसके बाद जो है फिर क्या होगा जो है अगले सिनेरियो में जो है कि माइनस यानी माइनस इधर आ जाएगा, प्लस ऊपर चार्ज चला जाएगा जो है, तो अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और अगेन जब दोबारा असलेट होगा फिर माइनस और प्लस इकट्ठे हो जाएंगे जो है, फिर इसकी जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक आपके पास वो बन जाएगी जो है, एक क्लोज पाथ बनेगा जो है, ये प्लस यानी इस तरह करके जो है आप विजुलाइज कर सकते हैं कि वेव डिटैच कैसे हुई है। तो इवेंचुअली जो है आपके इस तरह करके यानी आपके पास यानी ये वेव जो है 3 डायमेंशनली ऑब्वियसली होगा जो है ये, लेकिन 2 डायमेंशन में इस तरह का सिनेरियो होगा जो है कि वेव जो है ऑसिलेटिंग चार्ज है जो है प्लस माइनस जो है, और वेव जो है आपके पास इस तरह जो है मूव कर रही है जो है आपके पास जो है, इसलिए 3 डायमेंशनल में एक स्फेरिकल टाइप चीज होगी। अच्छा, इसकी एक एनिमेशन जो है यहाँ पे शो हुई भी है जो है, ठीक है,
तो ये डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो है उसको प्लॉट किया गया है। ये जैसे t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/8, 3t/4 और t/4। तो डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पे ये आपके पास देखें ये डिटैच हो रहे हैं जो है, मूव कर रहे हैं जो है। तो ये फिजिकली इस तरह फिर रेडिएशन का फिनोमेना जो है इस तरह आकर करता है जो है, ऑसिलेटिंग चार्जेस हैं जो आपके पास मूव अप एंड डाउन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं जो है कि जो मैक्सिमम रेडिएशन हो रही है जो है यहाँ पे जो है इस केस में ऑसिलेटिंग चार्जेस, यानी लेट्स से ये z एक्सिस था मेरा, तो अगर ये z एक्सिस है, यहाँ पे मैं z एक्सिस बनाऊं, तो जिस जिस डायरेक्शन में यानी ऑसिलेशन हो रही है जो है, जो मैक्सिमम रेडिएशन है यहाँ पे जो है वो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जो है कि आपके पास जो ऑसिलेटिंग चार्ज की डायरेक्शन है वो यूं थी, ये थी, अप एंड डाउन थी यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन रेडिएशन की जो डायरेक्शन है जो उसके ऑर्थोगोनल है जो है, जिस डायरेक्शन में चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इनफैक्ट वहां पे तो रेडिएशन कुछ हो ही नहीं रही है, इस डायरेक्शन में देखें कोई रेडिएशन नहीं है यहाँ पे। तो उसके ऑर्थोगोनली जो है, ये चीज पॉइंट आप याद रखिएगा जब बाद में हम मैथमेटिकली हम जिसको देखेंगे जो है, तो ये इंट्यूटिव फीलिंग जो है आपको वहां पे दोबारा नजर आएगी जो है कि जो अगर आपका चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है जो है जी डायरेक्शन में, तो आपका जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो XY प्लेन में जो है मैक्सिमम होगा, जी डायरेक्शन में जो है आपकी रेडिएशन बहुत कम होगी। अच्छा, तो रेडिएशन अगर हमने उसको कैलकुलेट करना है, रेडिएटेड फील्ड को जो है, जैसे ये जो रेडिएटेड फील्ड है उसको कैलकुलेट करना है और उसको जैसे हमने देखना है कि कैसा एंटीना है वो कैसा रेडिएट कर रहा है जो है, तो उसके लिए दो मेथड हो सकते हैं जो है कैलकुलेट करने के जो है। तो हमने ये कहा था ना कि आपके पास जो है टाइम वेरिंग सोर्स होते हैं जो करंट्स जो है वो सोर्स है जो है आपके पास जो है रेडिएशन के जो है। अच्छा, उसका एक तरीका ये है कि अगर आपको टाइम वेरिंग करंट्स दे दिए जाएं या टाइम करंट डेंसिटी चेंज जो है, एक तरीका ये है कि मैक्सवेल इक्वेशन को हम यूज करें जो है और उसकी मदद से इसको हम डायरेक्ट सोल्यूशन कह रहे हैं जो है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें जो है। ये हम पहले वेवगाइड में भी कर चुके हैं जो है, और उसके अलावा जो है चैप्टर 9 में जो है हम अगर ई फील्ड गिवन हो तो एच निकाल लेते हैं जो है। लेकिन इस टर्न आउट के आपके पास ये जो मेथड है जो है, इसमें जो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होती है जो है वो काफी डिफिकल्ट इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। तो फिर लोग क्या करते हैं, ये जो है एक स्टेप के बजाय जो है ये वन स्टेप बात है कि आपने एक स्टेप निकाल लिया, लेकिन इसमें ये थी कि इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है। उसके बजाय हम क्या करते हैं कि ये पाथ फॉलो करते हैं, पहले यहाँ से जाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ, ये हम टू स्टेप पाथ फॉलो कर रहे हैं जो है। इसमें होता क्या जो है कि आप सबसे पहले जो है पोटेंशियल फंक्शन डिटरमिन करते हैं जो है, और उसमें इंटीग्रेशन जो है आपके पास सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन है। इसमें असल में होता ही है कि इसमें वेक्टर्स इन्वॉल्व है, वेक्टर इंटीग्रेशन है जो है, इसमें आपके पास स्केलर इंटीग्रेशन है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन है जैसे। अच्छा, बहरहाल तो इसमें सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन है और फिर उसके बाद जब आपका और या v निकल आ जाते हैं पोटेंशियल फंक्शन जो है, यानी j और करंट वेरिएंस सोर्स से हम पोटेंशियल फंक्शन निकाल रहे हैं जो है, और फिर जब उन पोटेंशियल फंक्शन से हम फिर इनडायरेक्टली जो है फील्ड निकाल रहे हैं जो है यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो ये जो पाथ है जो आपके पास जो है, जो बॉटम पाथ है जो है, इससे पहले ये पोटेंशियल निकालें और फिर पोटेंशियल से ई और एच निकालें जो है, तो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम में जो है ये ज्यादा इजी है जो लगता है कंपेयर टू दिस पाथ जो है। तो दो तरह के पोटेंशियल फंक्शन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में यूज करते हैं जो है, एक इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल है जो है जो कि V कहलाता है जो है, और एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है जो कि A कहलाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपको याद हो जो है, तो हमने एक स्टैटिक पोटेंशियल V वहाँ पे पोटेंशियल V फाइंड करते थे अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन और रो भी गिवन हो जो है, जैसे आपका ये ओरिजिन है जो है यहाँ पे जो है, तो ये ओरिजिन है जो है, ये आपके पास सोर्सेज हैं, सोर्स के कोऑर्डिनेट r डैश हम करते थे जो है, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये सोर्स है जो है। तो सोर्स के कोऑर्डिनेट r डैश हैं और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट r रखे हुए हैं, और जो ये डिस्टेंस है इसको हम टिपिकली कैपिटल R कहते थे जो कि आपके पास r माइनस r डैश होता था। तो अगर आपने V निकालना है इस पॉइंट पे जो कि इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल था V जो है, तो आप क्या करते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। अच्छा, इससे आप V निकालते हैं जो है, और जब V निकाल लेते हैं जो है उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही यूजिंग ग्रेडियंट ऑफ V करके निकालते हैं। ये टू स्टेप मेथड है जो है कि आपको रो V मेथड पता था, उससे आपने V निकाला और V से फिर आपने E निकाल लिया यूजिंग
ग्रेडियंट ऑफ ई। उसकी फंडामेंटल जो जस्टिफिकेशन होती है वो ये होता है कि कर्ल ऑफ ई चूंकि जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है, तो एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है, वेक्टर आइडेंटिटी है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम वेक्टर जीरो है। इसलिए हम उसकी मदद से इस एफ उस अननोन फंक्शन को हम इसको वी कह रहे हैं जो है, जो कम स्केलर पोटेंशियल है। तो ये टू स्टेप प्रोसेस जो है ये ज्यादा इजी होता है कि बजाय इसके कि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से गिवन हो जो है, आप डायरेक्ट कूलम लॉ यूज करें जो है, उसमें जो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है वो ज्यादा जो है, क्योंकि वेक्टर वो डिफिकल्ट इंटीग्रेशन थी। ये टू स्टेप प्रोसेस ज्यादा इजी था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था। अच्छा, इसी तरह मैग्नेटोस्टैटिक में जो है हम एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए डिफाइन कर सकते हैं। उसमें भी जो है अगेन जो है आइडिया ये होता है कि उसका बेसिस जो है अगेन मैक्सवेल इक्वेशन ही होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी अगर जीरो है जो है मैक्सवेल इक्वेशन जो है, तो एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है जो है कि ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज जीरो जो है, उसका मतलब है कि बी शुड बी सम कर्ल ऑफ सम वेक्टर, ठीक है, तभी वो जीरो है जो है। हम कह रहे हैं कि बी शुड बी सम कर्ल ऑफ वेक्टर, उस वेक्टर को हम ए कह रहे हैं जो है, इसका हमने नाम रखा हुआ है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अच्छा, आइडिया अगेन ये होता है कि आप जो है अगेन टू स्टेप प्रोसेस करते हैं जो है, ये सबसे पहले ए निकाल लेते हैं जो है, और एक से फिर इनडायरेक्टली जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और ए जो है फाइंड करने के लिए हम जो है अगेन जो है इससे मिलता जुलता इंटीग्रल जो है यूज करते हैं। देखिए इधर 1/4 एप्सिलॉन था, इधर μ/4 है, और वॉल्यूम पे जहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है यहाँ भी वॉल्यूम पे इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पे हम रो वी पे जो सोर्स कोऑर्डिनेट है उस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं जो है, और यहाँ पे जो जे है जो है स्टेडी डीसी करंट का जो है उस पे जो है ये इंटीग्रेशन हो रही है। अच्छा, व्हाट अबाउट टाइम वेरिंग फील्ड, हम जो है क्योंकि हम कह रहे हैं कि रेडिएशन तो टाइम वेरिंग फील्ड से होती है जो है, उसके लिए जो है क्या डिफरेंस आएगा जो है, उसके लिए हम एक डिफाइन कर सकते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल जो है। इसका क्या मतलब है इसको जरा हम देख लेते हैं। अब हम लेट्स से कंसीडर करें कि आपके पास टाइम वेरिंग करंट्स हैं, जैसे जे है जो है ये सोर्स है जो है, और ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उस पर हमने ये ए निकालना है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अगेन जो है ये ओरिजिन है जो है, सोर्स के कोऑर्डिनेट जो है हम आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कैपिटल आर जो है ये आर माइनस आर डैश है। तो अच्छा, अब एक की जो आपने इसमें पॉइंट नोट करना है जो है कि क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है जो है, यानी ये टाइम वेरिएंट करंट्स हैं, तो जो भी आपके पास लोकल डिस्टर्बेंस है इस आर डैश पे, जो करंट है जो है करंट टाइम पे जो भी चेंज हो रहा है जो है, वो इंस्टेंटेनियस लेस से ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी दूर है जो है इस करंट से, वो इंस्टेंटेनियसली इधर वो एकदम जो है आपके पास जो है वो चेंज डिटेक्ट नहीं होगी जो है, थोड़ी देर बाद जो है आपके पास जहाँ पे चेंज डिटेक्ट होगी, यानी ये नहीं होगा कि एकदम लेस से करंट लेस से ऐसे 1 एम्पेयर से 2 एम्पेयर ट्रैप चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से एकदम ए चेंज नहीं होगा, थोड़े टाइम के बाद चेंज होगा जहाँ पे। तो इट टेक्स सम फाइनाइट टाइम, या जिसको हम रिटार्डेशन टाइम कहते हैं जो है, उसके बाद जो है आपके पास जो है ये यानी काज जो है, यानी अगर ये काज है और ये इफेक्ट है जो है, तो थोड़ी टाइम लगेगा जो है इस काज को प्रोपगेट होने में यहाँ तक। और वो टाइम जो है, जो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि वो टाइम कितना होगा, कि कितनी देर के बाद जो है वो जो है यहाँ का जो है अफेक्ट जो है यहाँ पे आएगा, तो वो ये डिस्टेंस हमें पता है आर जो है, आर को हम स्पीड ऑफ लाइट से अगर डिवाइड करते हैं जो है, तो ये वो टाइम होगा जो है जिसके बाद जो है, यानी इससे पहले यानी डिटेक्ट नहीं हो सकता कि कोई भी चेंज जहाँ पे हो जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो सकती। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ए में ए को हम किसी टाइम टी पे देख रहे हैं जो है, ठीक है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम ए पे जो है उस पे कोई हम चेंज देखना चाह रहे हैं जो है, वो जो चेंज होगी जो है वो कोई इंस्टेंटेनियस तो नहीं है जो है, उस टाइम टी के यहाँ पे उस टाइम टी पे नहीं हुई वो जो है चेंज जो है, उससे पहले का कोई टाइम है जो है, वो कोई अर्लियर टाइम है जो है, जिसको हम टी डैश कह रहे हैं जो है, वो टी माइनस आर सी है, आर सी ये टाइम है, यानी जो भी चेंज करंट चेंज है यानी ए पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, वो होगी आपके पास किसी अर्लियर टाइम पे जो है, जो जे में आएगा जो है, जितना उसको टाइम लगेगा जो है इधर से उधर पहुंचने में जो है, वो टी माइनस आर सी पे जो चेंज आई है जे में जो है वो इधर प्रोपगेट होगी जो है। ये बेसिकली जो है, फिर इसका जो मतलब है जो फार्मूला था पिछला फार्मूला जो है, जो आपके पास ए का फार्मूला था ये जो है, ये जो है इसमें जे की जगह जो है हम क्या करेंगे जो है, हम टी माइनस आर सी कहेंगे जो है कि जे में जो
जो भी चेंज आती है एट दिस टाइम t माइनस आर बाई सी टाइम पे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है जो है ए में जो है मैग्नेटिक पोटेंशियल में एट टाइम टी पे जो है ये बेसिकली एक रिटार्डेशन हो रही है, एक टाइम डिले आ रहा है जो है, इसलिए इस पोटेंशियल को हम रिटार्डेड पोटेंशियल कह रहे हैं। ये फार्मूला जो है आपका टाइम डोमेन में जो है, और अगर आपके पास जो है इसी को फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर लें जो है तो आपकी जो है टाइम डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, तो है एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा आर बाई सी आ जाएगा जो है। और अगर आपको ये याद हो कि ओमेगा बाई सी जो है जो बीटा होता था वो ओमेगा बाई सी होता है जो है, क्योंकि फ्री स्पेस में हम जो है रेडिएशन हो रही है, ओमेगा बाई यू के बजाय ओमेगा बाई सी हो जाएगा। तो ये इसको आप बीटा से रिप्लेस कर लें तो ये जो आपके पास है रिटार्डेड पोटेंशियल का फार्मूला जो है ये हम यूज करेंगे जो है ए निकालने के लिए जो है रेडिएशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है। तो रेडिएशन प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे हम जो है वो इस तरह करेंगे, उसके स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं जो है कि पहला स्टेप ये होगा कि आपको करंट डेंसिटी जे गिवन होगी जो है उसे आप वेक्टर पोटेंशियल ये निकालेंगे ए जो है, ये रिटार्डेड पोटेंशियल है यूजिंग दिस फार्मूला जो है जो कि हमने अभी ड्राइव किया है। जब ए फाइंड हो जाएगा जो है उसके बाद जो है ये फंडामेंटल डेफिनेशन थी आपके पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की कि B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए जो है, इसको यूज करते इस फंडामेंटल डेफिनेशन को आप H निकाल लेंगे कि H इज इक्वल टू, आपको अगर याद हो तो B इज इक्वल टू म्यू H होता है। तो इससे मदद से ऑब्वियसली H निकाला जा सकता है इसी डेफिनेशन को यूज करके। तो सबसे पहले आपने एक आपका सोर्स जो था टाइम वेरिएंट करंट था उससे आपने A निकाला, यानी आपने J था उससे आपने A निकाला, A से आपने फिर H निकाल लिया यूजिंग फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ ये जो है वेक्टर पोटेंशियल की। अच्छा, जब आप H निकाल लेंगे हमें दो चीजें चाहिए होती हैं E और H जो है, E कैसे आएगा जो है तो बता सकता है जो? तो टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड होते हैं तो दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। E कैसे आएगा? ई सिंपल मैक्सवेल इक्वेशन से निकाल लें जो है, ठीक है। आपको पता है कि आपको कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई होती है, तो आपको एक पता है, ऐसे एच पता है तो ई निकाल लें इससे जो है सिंपली मैक्सवेल। ये जानी ये जो सिंपल है कि आपको एच पता हो तो ई निकालना हो, ई पता हो तो एच निकालना हो, ये हमें पहले से पता है कि मैक्सवेल इक्वेशन से हम करते थे। ये फिर सिंपल हो जाएगा, यानी की स्टेप आपने ये करने हैं जो है जे होगा उससे आपने ए निकालना है, ए से एच निकाल लेंगे जो है, जब एच आ जाएगा तो मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके ई भी निकल आएगा। तो ये तीन स्टेप जो है हम फॉलो करेंगे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम डाइपोल एंटीना की जो है रेडिएशन पैटर्न निकालेंगे। और यहाँ पे एक चीज नोट करें कि जो है इन जनरल जो है ई और एच की जो है आपस में कोई इम्पीडेंस रिलेशन जो है प्लेन वेव वाली नहीं है जो है। प्लेन वेव में क्या होता था, ई बाई एच क्या होता था डिवीजन, ये क्या होती थी जो है बता सकता है, ईटा होती थी जो है, ठीक है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। यहाँ के डिफरेंट रिलेशन है, ई बाई एच जो है देखें डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहे जो, तो इन जनरल ये रिलेशन जो है इन जनरल ट्रू नहीं है जो है, लेकिन अब लेटर हम देखेंगे कि स्पेशल केसेस में ये फिर ट्रू होगी जो है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इनफ है फिर जो है, तो नेक्स्ट टाइम जो है हम ये जो रेसिपी हमारी जो है रेडिएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है ये स्टेप 1, 2 एंड 3 जो है इसको अप्लाई करेंगे जो है जो डाइपोल एंटीना जो है उसका अगर रेडिएशन पैटर्न निकालना, रेडिएटेड फील्ड निकालना है जैसे जो है, जैसे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम दूर ले लेंगे जो है, जैसे ये पॉइंट है जो है पी जो है, उस पर हम कहते हैं कि ई क्या है और एच क्या है जो है, ठीक है। ये फाइंड करना है तो हम ये जो है सबसे पहले ए निकालेंगे जो है, उसके बाद ए की मदद से हम एच निकालेंगे और एच के बाद जो है फिर हम ई निकालेंगे। इस तरह फिर जो है ये सारा प्रोसेस जो है हम अप्लाई करेंगे जो है एक नॉन एग्जाम्पल पे। तो ठीक है, मेरे ख्याल में आज की नफ है जो है, वो जो एलएमएस पे मैं टाइम चेंज कर देता हूँ अभी जो है क्विज का, तो फिर क्विज फिर नेक्स्ट आगे जो है कल होगा जो है ट्यूसडे को जो है। राइट सर।